फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अपने अपने घरों में हैप्पी और हेल्दी होगे। आज की वीडियो में हम अपना ल्यूकोप्लेकिया का टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ ल्यूकोप्लेकिया। लेट्स बिगिन। क्लिनिकल फाइंडिंग्स, जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं ल्यूकोप्लेकिया के, वो भी सेम जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था उसी बेसिस पे बनते हैं। अगर होमोजेनस टाइप ऑफ ल्यूकोप्लेकिया है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा? वाइट होगा, वेल डिमार्केटेड होगा, प्लाक लाइक लीजन होगा, कंप्लीटली वाइट होगा, इसमें कोई रेडिश पैच नहीं होगा। जबकि अगर नॉन होमोजेनस है तो वाइट विथ सम रेड एरियाज, इस तरह के पैच दिखेंगे। जो अदर टाइप्स हैं, नोड्यूलर, वीएल, पीवीएल, ये भी हमने देखा। नोड्यूलर में छोटे छोटे नोड्यूल्स बन जाते हैं, इमेज में आप देखो। ओके। वेरिकस ल्यूकोप्लेकिया में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, और प्रोग्रेसिव वेरिकस ल्यूकोप्लेकिया ये इसी का एग्रेसिव फॉर्म है, और ये इसमें मैलिग्नेंट कन्वर्जन बहुत ज़्यादा होता है। एपिथेलियल डिस्प्लास्टिक चेंजेस जो हम पढ़े थे लास्ट वीडियो में, वो भी नॉन होमोजेनस ल्यूकोप्लेकिया में ज़्यादा होता है। ज़रूरी नहीं कि सारे ही ल्यूकोप्लेकिया में डिस्प्लास्टिक चेंजेस हों, जैसे कि होमोजेनस में नहीं भी हो सकता है डिस्प्लास्टिक चेंज, बट नॉन होमोजेनस में डिस्प्लास्टिक चेंजेस होते ही हैं। ओके। ल्यूकोप्लेकिया ऑलमोस्ट हर साइड पाया जाता है, मुंह में, ओरल कैविटी में, ओरल म्यूकोसा पे कहीं पे भी पाया जा सकता है। बट मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड एरियाज जो होते हैं वो बक्कल एंड वेस्टिबुलर म्यूकोसा होते हैं, एंड लीस्ट कॉमनली जो होते हैं वो फ्लोर ऑफ द माउथ होते हैं और लेटरल बॉर्डर ऑफ द टंग। ये लीस्ट कॉमनली तो होते हैं, बट हाई रिस्क साइट है ये, मतलब यहाँ पे मैलिग्नेंट कन्वर्जन रेट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हाई रिस्क साइट्स हैं। ज़्यादातर ल्यूकोप्लेकिया मतलब एसिम्टोमेटिक होते हैं, बट नॉन होमोजेनस ल्यूकोप्लेकिया में कभी कभी माइल्ड कंप्लेन ऑफ पेन मिलती है और डिस्कम्फर्ट होता है। स्पेक्ट्रल टाइप ऑफ ल्यूकोप्लेकिया में बर्निंग सेंसेशन भी देखा गया है। जो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये नॉन स्क्रैपेबल होता है। नॉन स्क्रैपेबल मतलब कि अगर हम किसी गॉज पीस या फिर कॉटन से उस लीजन को हटाने की कोशिश करेंगे, इस तरह से रिमूव करने की कोशिश करेंगे, तो वो नहीं रिमूव होगा। बहुत सारे दूसरे वाइट लीजन्स भी नॉन स्क्रैपेबल होते हैं, जैसे कि लाइकन प्लेनस, OSMF। लेकिन कैंडिडियासिस जो होता है, कैंडिडियासिस हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, इसमें मैं लेकिन यहाँ पे आपको बता दूँ, इसमें प्लाक लाइक लेयर फॉर्म होती है। ये एक्चुअली फूड डिब्रिज और बैक्टीरिया से फूड डिब्रिज और फंगल हाइफी से बनता है। कैंडिडियासिस फंगल इन्फेक्शन है, फंगल हाइफी से बनता है। इसे सूडो मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अगर हम गॉज पीस या कॉटन से इसे रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा, इसलिए इसे स्क्रैपेबल कहते हैं। और जो ल्यूकोप्लेकिया होता है और कुछ और वाइट लीजन जैसे कि लाइकन प्लेनस, ल्यूकोइडिमा, OSMF, वो नॉन स्क्रैपेबल होते हैं। अंडरस्टूड? नाउ कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया की डायग्नोसिस क्लिनिकल और हिस्टोपैथोलॉजिकल बेसिस पे बनती है। हमें पता है कि प्रोविजनल डायग्नोसिस होती है और डेफिनेटिव डायग्नोसिस होती है। प्रोविजनल डायग्नोसिस हम चीफ कंप्लेंट, हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे बनाते हैं। ये बिफोर इन्वेस्टिगेशन होती है। प्रोविजनल डायग्नोसिस में हम ये रूल आउट कर लेंगे कि ये वाइट लीजन है, कोई भी वाइट लीजन हो सकता है। ओके। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फीचर है ल्यूकोप्लेकिया का वो ये कि इसकी जो डायग्नोसिस है वो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया पे बनती है, जिसे निगेटिव डायग्नोसिस भी कहते हैं। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या? जैसे कि हम कोई भी डिजीज़ जब डायग्नोस करते हैं तो हम उसके हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे हम ये बोल देते हैं कि ये पर्टिकुलर डिजीज़ हो सकती है, या फिर इन्वेस्टिगेशन के भी बेसिस पे। बट यहाँ पे हम डायरेक्टली नहीं बोलते हैं कि ये ल्यूकोप्लेकिया है। हम पहले दूसरे वाइट लीजन्स जो होते हैं, जैसे कि लाइकन प्लेनस, ल्यूकोइडिमा, जो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे, उससे उन सबको कंसिडर करेंगे, जो भी वाइट लीजन्स हैं उन सबको, फिर उनके बेसिस पे एक एक को एक्सक्लूड करते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कैंडिडियासिस है, सूडोमेम्ब्रेनस कैंडिडियासिस है, तो हम स्क्रैप करके देखेंगे। अगर स्क्रैप हो जा रहा है तो हम कंसिडर करेंगे कि वो कैंडिडियासिस है। लेकिन अगर स्क्रैप नहीं हो रहा है तो वो इस क्राइटेरिया से निकल जाएगा, मतलब एक एक्सक्लूड हो गया।
दूसरा लाइकन प्लेनस का भी मैंने कुछ डिफरेंशिएटिंग फीचर बताए थे कि वो वेल डिमार्केटेड होते हैं और एरिथमेटस बॉर्डर होता है, रेटिकुलर पैटर्न शो करते हैं। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज़ प्रेजेंस ऑफ विकम हिस्ट्री। सो अगर ये क्लिनिकल फीचर्स भी हमें नहीं मिलते हैं तो इस बेसिस पे हम क्लिनिकली लाइकन प्लेनस को भी एक्सक्लूड कर देते हैं। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, इसमें बैंड्स बनते हैं प्लस माउथ ओपनिंग लिमिटेड हो जाती है। अगर माउथ ओपनिंग प्रॉपर है और फाइब्रस बैंड नहीं दिख रहे हैं तो एक बार हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस नहीं है, ल्यूकोप्लेकिया है। लेकिन ये सिर्फ क्लिनिकल बेसिस पे अभी हो रहा है। बाद में कंफर्मेटिव या डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए हम हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं। ओके, तो आपको ये समझ में आया कि नेगेटिव डायग्नोसिस या एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या होता है। हम डायरेक्टली वाइट लीजन को देखकर नहीं कह देंगे कि ये ल्यूकोप्लेकिया ही है, या इसके हिस्ट्री के बेसिस पे कि टोबैको की हिस्ट्री है तो ल्यूकोप्लेकिया ही है। ऐसा हो सकता है कि उसे वाइट लीजन है, टोबैको की हिस्ट्री भी है, बट टोबैको की वजह से ल्यूकोप्लेकिया नहीं हुआ है, कोई किसी और कॉज की वजह से, जैसे कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस भी कॉमन होता है टोबैको यूजर्स में, या फिर उसे इम्यून रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसे लाइकन प्लेनस हो गया है। इसलिए हम डायरेक्टली नहीं कहते हैं, पहले हम एक एक को एक्सक्लूड करते हैं, उसके बाद हम अपना डायग्नोसिस बनाते हैं। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए हम बायोप्सी कराते हैं, बट बायोप्सी किसी भी वाइट लीजन की नहीं करा देते हैं। पहले हम हमेशा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को देखते हैं और ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है किस टाइप का लीजन है। अगर होमोजेनस लीजन है तो मैंने बताया था कि ये इसमें कम चांसेस होते हैं मैलिग्नेंट कन्वर्जन के। इसमें हम अभी मैनेजमेंट में देखेंगे कि पहले कैसे इसे कंजर्वेटिवली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर नॉन होमोजेनस लीजन है और हाई रिस्क साइड पे हैं तभी बायोप्सी के लिए भेजते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए। अब हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या मिलता है हमें, एक तो हाइपर केराटिनाइजेशन मिलता है। पहले ही बताया था मैंने कि म्यूकोसा का ये एक एडाप्शन का तरीका है। म्यूकोसा किसी भी इरिटेटिंग स्टिमुलस को अडाप्ट करती है हाइपर केराटिनाइजेशन कॉज करके। ऊपर की लेयर में, ऊपर की एपिथेलियल लेयर में केराटिन डिपॉजिट होता है जिससे वाइटिश अपीयरेंस आता है। दूसरा इस एपिथेलियल डिस्प्लेजिया, डिस्प्लेजिया हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, आपको आई होप सारे डिस्प्लास्टिक फीचर्स याद होंगे। डिस्प्लेजिया सारे ल्यूकोप्लेकिया में नहीं मिलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे ही ल्यूकोप्लेकिया में डिस्प्लास्टिक चेंजेस हुए हों, कुछ में होते हैं कुछ में नहीं होते हैं। और डिस्प्लास्टिक चेंजेस भी तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। जो जैसे कि अगर ये टिश्यू है, मतलब मैं एक हिस्टो डायग्राम बना के आपको दिखा रही हूँ। मैंने बताया था इस तरह से एपिथेलियम होती है। ब्रॉड शेप रहती है डिस्प्लास्टिक चेंजेस की वजह से, और इसमें सेल्स होते हैं। मैं सारे सेल्स नहीं बना पाऊँगी क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। आप इमेजिन कर लेना और अपनी बुक से देख लेना। तो अगर जो डिस्प्लास्टिक चेंजेस मैंने आपको बताए थे, जैसे कि बेसल सेल पोलैरिटी लॉस होना, या फिर सेलुलर एडिशन लॉस होना, या फिर माइटोटिक फिगर्स नज़र आना, सो अगर ये डिस्प्लास्टिक चेंजेस सिर्फ 1/3 ऑफ द एपिथेलियम में है, 1/3, तो वो माइल्ड डिस्प्लेसिया होता है। अगर 2/3 में है तो वो मॉडरेट होता है, और अगर मोर देन 2/3 है तो सीवियर होता है। सीवियर मतलब ये ऑलमोस्ट मैलिग्नेंट कन्वर्जन इसमें होने वाला है, ये कार्सिनोमा बनने वाला है। अगर ये पूरा ही एपिथेलियम, इस पूरे एपिथेलियम में डिस्प्लास्टिक चेंजेस हो गए हैं तो ये कार्सिनोमा इन सिटू कहलाता है। मतलब ये इसमें मैलिग्नेंट चेंज हो चुका है, अब ये कार्सिनोमा इन सिटू मतलब उसी जगह पे, ये अभी कनेक्टिव टिश्यू में इसका इन्वेजन नहीं हुआ है, सिर्फ एपिथेलियम में ही रह गया है, तो कार्सिनोमा इन सिटू से कहते हैं। प्री मैलिग्नेंट लीजन का अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन अक्सर ये हो नहीं पाता है ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस इन पेशेंट। सो एक एसेसरी मेथड है इन्वेस्टिगेशन का, जो कि यूज़ ऑफ वाइटल डाई। वाइटल डाइज में टाउलिडिन ब्लू या फिर ल्यूगल्स आयोडीन, इनका यूज़ कर सकते हैं। जो वाइट लीजन होता है उस पर ये डाई अप्लाई करते हैं, अगर स्टेनिंग होती है, रिजल्ट पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव, तो फिर उसे बायोप्सी के लिए भेजते हैं।
अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है तो इसका मतलब है कि प्री मैलिग्नेंट लीजन होने के चांस कम है, इसलिए पेशेंट को सिर्फ फॉलो अप पे रखते हैं। तो ये एक चेयर साइड इन्वेस्टिगेशन है जो कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्री मैलिग्नेंट लीजन में हेल्प करता है। सो अब डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में पहले हम प्रोविजनल डायग्नोसिस के बेसिस पे देखेंगे किस तरह का लीजन है। अगर होमोजेनस लीजन है और लो रिस्क साइट पे है, मैंने आपको बताया हाई रिस्क साइट और लो रिस्क साइट क्या होते हैं। तो अगर ऐसे लीजन है और हमें हिस्ट्री और ऑब्जर्वेशन से ये पता चल रहा है कि कोई पॉसिबल कॉज भी है, जैसे कि पेशेंट की हिस्ट्री है टोबैको चिविंग की, या फिर स्मोकिंग की या चिविंग की, दोनों की हो सकती है, या फिर पेशेंट डेंचर वियरर है, या कोई शार्प टूथ है उसके ओरल कैविटी में, तो हम पहले उस कॉज को, जो भी कॉज है उसे रिमूव करेंगे और पेशेंट को 2 to 4 वीक ऑब्जर्वेशन पे रखेंगे। एंटी फंगल भी पेशेंट को हम दे सकते हैं अगर हमें थोड़ा भी डाउट है कि ये कैंडिडियासिस है। उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट को 2 to 4 वीक्स। अगर रिस्पॉन्स अच्छा होता है, मतलब कोई जो भी पॉसिबल कॉज है उसको रिमूव करने से, तो फिर वो कोई डिफाइनेबल लीजन है। जैसे कि अगर डेंचर है कॉज उसका, तो डेंचर की वजह से ट्रॉमा हो रहा है, तो ट्रॉमा की वजह से जो वाइट लीजन है वो डिफाइनेबल रीजन है, उसको हम उसी अकॉर्डिंगली मैनेज करेंगे और उसे भी कुछ दिनों के लिए हम ऑब्जर्वेशन और फॉलोअप पे रखेंगे। ओके, अगर उसमें रिस्पांस अच्छा नहीं है तो 2 से 4 वीक के बाद अब हम उसे बायोप्सी के लिए भेजेंगे। याद रहे, बायोप्सी हम इनिशियली नहीं कराते हैं क्योंकि हम हमेशा इन्वेसिव की ओर बाद में बढ़ते हैं जब हमें बहुत ज़रूरत होती है। पहले हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो अगर नो रिस्पॉन्स है तो बायोप्सी की ओर जाएंगे। ऑल्सो अगर लीजन नॉन होमोजेनस है या हेट्रोजेनस है और हाई रिस्क साइड पे है, जैसे कि लेटरल बॉर्डर ऑफ द टंग या फ्लोर ऑफ द माउथ, लीजन का कोई पॉसिबल कॉज नहीं दिख रहा है, तब भी हम बायोप्सी के लिए भेजेंगे। ठीक है, अब बायोप्सी से हमें डेफिनेटिव डायग्नोसिस या कंफर्म डायग्नोसिस मिल जाएगी। डायग्नोसिस हमें पता चल जाएगा कि अगर अभी भी पता चल जाता है डिफाइनेबल लीजन है, जैसे कुछ भी हो सकता है, बायोप्सी में आ सकता है ल्यूकोइडिमा, तो इसमें ल्यूकोइडेमा में इडिमेटस स्पाइनस सेल्स दिखते हैं हिस्टोलॉजिकल फीचर में। इसी तरह OSMF में फाइब्रस टिश्यू ज़्यादा दिखते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम जो भी लीजन है उसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और उसका जो भी मैनेजमेंट है अकॉर्डिंगली करेंगे। तो ये हो गए डिफाइनेबल लीजन। अगर कोई भी डिफाइनेबल लीजन हमें बायोप्सी से भी या हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन से भी नहीं मिला और इसमें डिस्प्लास्टिक फीचर्स या तो मिल रहे होंगे या फिर नहीं मिल रहे होंगे, तो उसके बेसिस पे हम फर्दर ट्रीटमेंट देंगे। अगर डिस्प्लास्टिक फीचर्स एब्सेंट हैं तो हम मेडिकल थेरेपी से स्टार्ट कर सकते हैं। मेडिकल थेरेपी में हम एंटीऑक्सीडेंट या एंटी कैंसर एजेंट से डिजीज़ को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट में विटामिन ई या विटामिन ए या उसके एनालॉग होते हैं विटामिन ई या बीटा कैरोटीन भी होते हैं, ये रेमिशन में हेल्प करते हैं ल्यूकोप्लेकिया के। हाउएवर एंटीऑक्सीडेंट मैलिग्नेंट कन्वर्जन को प्रिवेंट करने में कोई रोल प्ले नहीं करते हैं। एंटी कैंसर एजेंट जैसे कि ब्लियोमाइसिन ब्लियोमाइसिन यूज़ करते हैं, इससे भी ल्यूकोप्लेकिया का रेमिशन होता है। अगर जो जो लीजन है उसमें डिस्प्लास्टिक चेंजेस दिख रहा है तो फिर सर्जिकल थेरेपी की तरफ हम जाते हैं। सर्जिकल थेरेपी स्पेशली इंडिकेटेड है हेट्रोजेनस लीजन में या नॉन होमोजेनस लीजन में। हाँ, जो और अगर लीजन हाई रिस्क साइड पे हो और उसमें डिस्प्लास्टिक चेंजेस भी दिख रहे हो तो ये इसका इंडिकेशन है। तो पहला तो है कि एक्सिजन कर देते हैं कुछ लीजन के अराउंड कुछ मार्जिन को इन्वॉल्व करते हुए। ये मार्जिन नॉर्मल म्यूकोसा होती है, नॉर्मल म्यूकोसा फ्यू लेते हैं। जो एक्सिजन की डेप्थ है वो 2 to 4 mm होनी चाहिए। ओके, तो एक तो स्काल्पल से सर्जिकल एक्सिजन करते हैं, दूसरा ऑप्शन है लेज़र थेरेपी, क्रायोथेरेपी। लेज़र थेरेपी इज़ अ गुड ऑप्शन। ऑल्सो क्रायोथेरेपी, क्रायो मतलब कोल्ड ट्रीटमेंट। इसमें कुछ कूलिंग साइकिल्स होते हैं, टिश्यू को रिपीटेड कूलिंग साइकिल्स देते हैं एट अ लो टेम्परेचर फॉर 1.5 to 2 मिनट। इससे भी इसका ट्रीटमेंट होता है।
सो इट वॉज़ ऑल अबाउट इट्स मैनेजमेंट। ऑल्सो इसका जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन एंड फॉलो अप। सर्जरी के बाद हम पेशेंट को लॉन्ग टर्म फॉलो अप पे रखते हैं। फर्स्ट ईयर में पेशेंट को 3 मंथ फॉलो अप पे रखते हैं, हर 3 मंथ पे ऑब्ज़र्व करते हैं। अगर कोई भी रिलैप्स नहीं हुआ है, नो रिलैप्स, डिजीज़ फिर से नहीं दिख रही है, तो फिर उसे चेंज कर देते 3 मंथ्स पे, 3 मंथ से 6 मंथ पे फॉलो अप पे। अगर रिलैप्स दिख रहा है तो फिर पेशेंट को फ़ौरन बायोप्सी के लिए भेजते हैं, सेकेंड बायोप्सी। अगर नहीं हो रहा है तो 6 मंथ जो फॉलो अप है ये हम 5 ईयर्स तक रखते हैं। अगर कोई भी रिलैप्स नहीं है तो पेशेंट को सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए एडवाइस करते हैं। पेशेंट खुद ही देखता रहेगा, अगर उसे लगता है कि फिर से वाइट लीजन्स हो रहे हैं तो वो आएगा दिखाने, वरना ये इसे हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये पूरी तरह से ठीक हो गया है। एक बात शायद मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गई थी कि पॉसिबल कॉजेज़ में टोबैको भी होता है। सो अगर पेशेंट की टोबैको चिविंग की हैबिट है तो हम पेशेंट को काउंसल करेंगे कि वो अपनी ये हैबिट क्विट कर दे। उसके बाद पेशेंट को 2 to 4 वीक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन पे रखेंगे। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है तो जैसे कि मैंने आपको बताया उस तरह से कंटिन्यू करेंगे। सो इट वॉज़ ऑल अबाउट ल्यूकोप्लेकिया। आई होप आपको समझ में आया। सो गाइस, अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा और आप चाहते हो कि मैं फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस अपलोड करती रहूं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, सो दैट फ्यूचर में भी टाइमली आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। सो थैंक यू, बाय बाय।